नमस्कार, खबरें हिमाचल की में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा मिश्रा। आइए आगाज करते हैं हिमाचल की अहम खबरों का। कर्नाटक में सिद्धारमैया मुख्यमंत्री और डीके शिवकुमार उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने जा रहे हैं। बुधवार देर रात सहमति बनने के बाद कांग्रेस ने गुरुवार को इसकी औपचारिक घोषणा भी कर दी। शपथ ग्रहण समारोह 20 मई को दोपहर 12:30 बजे होगा। इससे शपथ ग्रहण समारोह में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी हिस्सा लेंगे। उन्हें इस शपथ ग्रहण समारोह में विशेष तौर पर आमंत्रित किया गया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव में प्रचार के दौरान भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सुक्खू ने कहा कि वो कर्नाटक में होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने के लिए जा रहे हैं। उन्होंने साथ ही कहा कि कर्नाटक की जीत कांग्रेस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस जीत की शुरुआत हिमाचल प्रदेश से हुई है। उन्होंने कहा कि भविष्य में भी कांग्रेस पार्टी आने वाले चुनावों में बेहतरीन प्रदर्शन करेगी। देखिए, कर्नाटका साउथ का बहुत बड़ा राज्य है और वहाँ काफ़ी अरसे बाद कांग्रेस पार्टी की सरकार आई है। निश्चित तौर पर पहले हिमाचल में कांग्रेस पार्टी ने जीत हासिल की, अब कर्नाटका में जीत हासिल की है। इस दृष्टिकोण से कल वहाँ शपथ ग्रहण समारोह है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री सिद्धारमैया जी और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार जी के शपथ ग्रहण समारोह में मैं अभी जा रहा हूँ और आने वाले समय में हम चाहेंगे कि निश्चित तौर पर कर्नाटका के साथ भी हमारे को जो कुछ और आईटी से संबंधित बातें होंगी वो हम आने वाले समय में उनके साथ करेंगे। सर, 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले की ये जीतें हो रही हैं, तो ऐसे में माने कि एक कांग्रेस के लिए सत्ता में वापसी, जो केंद्र की सत्ता है, उसके लिए रास्ता खुल गया है इसके? नहीं, देखिए, निश्चित तौर पर एक दिशा तो तय हो रही है। अब 24 की परिस्थितियों के हिसाब से क्या होगा वो उस समय की परिस्थितियाँ बताएंगे, लेकिन लोगों की एक दिशा तय होने के लिए इस प्रकार का रास्ता बना है और आने वाले समय में सबसे बड़ी चुनौती मुख्य विपक्षी दल पार्टी भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस ही देगी। किसान की ज़मीन में खैर लगा है और किसान की ज़मीन में जब खैर लगा है उसको काटने की परमिशंस नहीं थी। हमारी सरकार ने जो सरकारी जंगलों में भी ज़मीन थी उसको भी काटने की परमिशन नहीं थी। उसका वर्किंग प्लान बनाया, सुप्रीम कोर्ट में ये गया और उसके बाद हमारी सरकार ने अभी तक जितने भी सुप्रीम कोर्ट में केस किए उनको सबको जीता है। पिछले 5 महीने से ये बहुत बड़ी बात है। हमने शिमला डेवलपमेंट प्लान के संबंध में हाई कोर्ट में अपना पक्ष सही ढंग से रखा, हम उसमें आगे बढ़े और हमें इसमें सफलता मिली। हमने जो सड़कें, रोड्स फॉरेस्ट कॉरपोरेशन के द्वारा बनते थे वो सब सुप्रीम कोर्ट से परमिशन लेते थे, हमने उसको विड्रॉ करवाया। खैर के मामले में भी हमारी सफलता हुई, एनजीटी के मामले में भी आगे बढ़ रहे। बीजेपी की केंद्र सरकार का 9 वर्ष का कार्यकाल 30 मई को पूरा होने जा रहा है। इस उपलक्ष्य में बीजेपी प्रदेश के अंदर कई कार्यक्रम करने जा रही है। कार्यक्रमों की रूपरेखा कल होने वाली प्रदेश कार्य समिति की बैठक में तय होगी। बैठक में कल प्रदेश बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व मौजूद रहेगा। बीजेपी प्रदेश महामंत्री और बिलासपुर सदर से विधायक त्रिलोक जम्वाल ने बताया कि 30 मई को केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने जा रहे हैं। 9 वर्षों में देश में पूर्व से चले आ रहे विषयों का समाधान हुआ है, जिनमें धारा 370, राम मंदिर, ट्रिपल तलाक जैसे मुद्दों का हल हुआ है। केंद्र सरकार के 9 वर्ष पूर्ण होने पर पार्टी द्वारा पूरे देश भर में और हिमाचल प्रदेश में संचालित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा से संबंधित है। हम सब जानते हैं कि 30 मई को परम श्रद्धेय श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार को ये स्वर्णिम 9 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। इन 9 वर्षों में भारत का स्थान पूरे विश्व में कहां तक पहुंचा है हम सब जानते हैं। इन 9 वर्षों में जो देश भर में जितने पूर्व में चले हुए ऐसे हमारे विषय थे जिनका कोई हल नहीं निकल रहा था, उन सब का समाधान भी इन 9 वर्षों में हुआ है, जिसके हम सब लोग साक्षी हैं। चाहे वो कश्मीर का इशू हो, धारा 370 हो, 35A हो,
ट्रिपल तलाक का विषय हो, राम मंदिर का विषय हो, ऐसे अनेकों अनेक विषय। और जहां तक डेवलपमेंट की बात है और खासकर हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश को भी इन 9 वर्षों में ऐसी अनेकों अनेक सौगातें मिली हैं जिसके लिए हिमाचल प्रदेश की जनता सदैव परम श्रद्धेय श्री नरेंद्र मोदी जी की ऋणी रहेगी, धन्यवादी रहेगी। तो हम सब जानते हैं कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स हिमाचल की धरती पर, और वो भी हमारे बिलासपुर में बनकर तैयार हो गया है, चल पड़ा है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंस, IITs, मेडिकल कॉलेज, PGI सैटेलाइट सेंटर्स, बल्क ड्रग फार्मा, ऐसी अनेकों अनेक सौगातें हमारे हिमाचल प्रदेश को इन 9 वर्षों में मिली है। जब मैं इनका जिक्र कर रहा हूं तो 4 लेन जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कितना हिमाचल प्रदेश में बड़ा है, चाहे वो रोड की कनेक्टिविटी हो, चाहे रेलवे की कनेक्टिविटी हो, या हमारी हवाई जो हमारी उड़ान जैसी योजनाएं, हिमाचल प्रदेश में अनेकों अनेक ऐसी योजनाएं चली। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला में आज राजस्थान रॉयल्स की टीम अपनी साख बचाने के लिए पंजाब किंग्स के खिलाड़ियों से भिड़ती नजर आ रही है। पंजाब किंग्स की टीम दिल्ली टीम के हाथों से पराजित होने से पहले ही प्लेऑफ से बाहर हो चुकी है। अब राजस्थान रॉयल्स की टीम को प्लेऑफ में बने रहने के लिए ये मैच जीतना काफी जरूरी है। अगर राजस्थान रॉयल्स की टीम ये मैच हार जाती है तो इस सीजन के मैचों से बाहर हो जाएगी। Oh, it is simple. Go and express yourself. I feel in this season we played some really good cricket. The matter was in some games we couldn't hold the crucial moments, and we ended up at wrong side. But I'm pretty sure this ground and this venue gonna suit us a lot. I feel we got a few good swing bowlers. So yeah, when you're bowling such conditions, try to bowl in right areas, good lengths, and try to swing the ball until it is swinging, and then after that you need to bowl your variations. So one good thing happened yesterday. We saw the game, and it is always easier to plan your bowling. पूर्व मंत्री और बीजेपी विधायक विक्रम सिंह ठाकुर ने प्रदेश सरकार पर उनके क्षेत्र जसवा प्रागपुर के साथ भेदभाव का आरोप लगाते हुए कहा कि उनके क्षेत्र में पूर्व में स्थापित किए गए कार्यालयों को शिफ्ट करने की योजना बनाई जा रही है, जबकि ये क्षेत्र के अनुसार व्यवहारिक नहीं है। उनका कहना है कि यदि सरकार अन्य क्षेत्रों में कार्यालय खोलना चाहती है तो वहां दूसरे कार्यालय खोले जा सकते हैं, लेकिन उनके क्षेत्र से कार्यालयों को उठाकर दूसरी जगह स्थापित करना क्षेत्र के साथ भेदभाव को दर्शाता है। उन्होंने आज पत्रकारों से बातचीत में कहा कि प्रदेश सरकार जिस प्रकार से HRTC में इलेक्ट्रिक बसों को चलाने की बात कर रही है, वो भी अपने आप में व्यवहारिक निर्णय लेती नजर नहीं आ रही है। उनका कहना है कि इलेक्ट्रिक बसों के बड़े बेड़े को चलाने के लिए पहले इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करने की जरूरत है, जो कि अभी प्रदेश में उपलब्ध नहीं है। ऐसे में सरकार का मुख्य ध्यान इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की ओर होना चाहिए। हम लगातार सभी प्रकार के क्षेत्रों को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, कैसे विकास किया जा सकता है, उस तरफ काम किया। लेकिन मुझे ये बताते हुए दुख हो रहा है कि पर्टिकुलरली जसवा के उस क्षेत्र के साथ भेदभाव कर रही है सरकार। मैंने सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को भी इसके बारे में निवेदन किया है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मुझे न्याय मिलेगा, लेकिन अगर न्याय नहीं मिलेगा तो ये आंदोलन भी होगा। ये आंदोलन धरती पे भी होगा, और इसके साथ साथ ये आंदोलन का एक पार्ट जो है वो मैं न्यायालय का भी दरवाजा खटखटाऊंगा। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि ये सारी बातें शांतिपूर्ण वातावरण से ठीक हो जाएं, वरना ये वहां की जो परिस्थिति है, जो वहां के लोगों की मंशा है, जो वहां के लोगों का मन है, अगर मैं बताऊं तो वहां एक तरीके से बहुत बड़ी रिजेंटमेंट उस क्षेत्र के अंदर है। इसलिए आपके चैनलों के माध्यम से भी मैं सरकार से ये अपील करना चाहता हूं कि इस प्रकार का कोई ऐसा काम ना किया जाए जिसके कारण से आने वाले समय में कांग्रेस को वहां से दुविधा और ज्यादा बढ़े। इसी तौर से मैं ये आपको बोलना चाहता हूं कि HRTC का जो बेड़ा है, जो बसेस, नंबर ऑफ बसेस हैं, वो लगभग 3000 से ज्यादा है। और जैसा कि यहाँ की सरकार ये चाहती है कि वहां पर ये जो है सारी इलेक्ट्रिकल बसें यहाँ पे लाई जाएं, कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी सोच है।
लेकिन उन इलेक्ट्रिकल बसेस को लाने के लिए वो क्या उतनी बसेस मैन्युफैक्चर हो सकती हैं, क्या उतना चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हिमाचल प्रदेश के साथ एस्टेब्लिश हो सकता है, इन सारी बातों के ऊपर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। मुझे लगता है कि जो बसेस हमने आज से 1.5 साल पहले इलेक्ट्रिकल बसेस अपेक्षित की थी, वो अब आ रही हैं वो बसेस। इसलिए ये सारी चीजें जमीन पे नहीं आएंगी, उल्टा इसका असर ये होगा कि HRTC जो है वो बंद होने के कंगार के ऊपर आ जाएगी। इसलिए मैं ये चाहता हूं कि जब तक इलेक्ट्रिकल बसेस का इंफ्रास्ट्रक्चर जमीन के ऊपर नहीं आता है, तब तक हमें डीजल। हिमाचल प्रदेश सरकार में मुख्य संसदीय सचिवों की नियुक्ति का मामला लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर इन नियुक्तियों को असंवैधानिक करार दिया है। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में आज इस मामले में सुनवाई थी। हिमाचल प्रदेश सरकार में मुख्य संसदीय सचिवों के आग्रह पर उच्च न्यायालय ने सुनवाई टाल दी। मामले में अगली सुनवाई 19 जून को होगी। उच्च न्यायालय में मुख्य संसदीय सचिवों ने जवाब देने के लिए उच्च न्यायालय से 1 महीने का वक्त मांगा है। प्रदेश में वर्तमान सरकार ने जो एक मंत्री को उप मुख्यमंत्री बनाया है और 6 पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बनाए हैं, उनको भाजपा के 10 विधायकों ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है। 4 मई को हाईकोर्ट ने 19 मई के लिए इन सबको नोटिस इशू किया था। आज इन सब की तरफ से, सरकार की तरफ से AG श्री मुकेश अग्निहोत्री की तरफ से उनके वकील और जो 6 पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज हैं, चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी, उनमें से 3 को सर्विस हो गई है, 3 की तमील अभी नहीं हो पाई। आज हाईकोर्ट ने उनके निवेदन पर समय दिया उनको रिप्लाई फाइल करने के लिए और अब 19 जून को इस केस में आगे बहस होगी। उससे पहले वो अपना जवाब दावा दाखिल करेंगे। हमने कोर्ट को ये बताया है कि भारत के संविधान के अंतर्गत आर्टिकल 191, आर्टिकल 164 इन पर बेस करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने असम के केस में 2018 में स्पष्ट निर्णय दिया है कि किसी भी राज्य में किसी भी विधानसभा को पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी, चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बनाने का, उनके संबंध में कानून बनाने का कोई अधिकार नहीं है। और असम के केस में सर्वोच्च न्यायालय ने उनकी सारी नियुक्तियां रद्द कर दी थी। उसके बाद मणिपुर के केस में भी हुआ, वो भी वहाँ रद्द हुई। तो इसलिए ये जो CPS की नियुक्तियां हैं वो स्टेट वे संविधान के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार बिल्कुल असंवैधानिक है। जहाँ तक डिप्टी चीफ मिनिस्टर का प्रश्न है, भारत का संविधान में मुख्यमंत्री और मंत्रियों का जिक्र है, उप मुख्यमंत्री का कहीं वर्णन नहीं है। और हमने कहा कि आज आपने उप मुख्यमंत्री बनाया, कल को आप एडिशनल मुख्यमंत्री बना दोगे, सीनियर एडिशनल बना दोगे, सीनियर डिप्टी मेयर बना दोगे, डिप्टी डियर चीफ मिनिस्टर करोगे। सरकार संविधान के अनुसार चलती है, पॉलिटिकल कन्वीनियंस के अनुसार नहीं चलती है। क्योंकि उप मुख्यमंत्री का कहीं प्रावधान नहीं है संविधान में, इसलिए उप मुख्यमंत्री को बनाना गैर संवैधानिक है। इस पर उन्होंने समय मांगा है आज रिप्लाई फाइल करने का, वो जवाब दावा दाखिल करेंगे और मुझे लगता है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा के गृह जिला बिलासपुर में बीजेपी और कांग्रेस के जिला परिषद सदस्यों में 2 महीने से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पदों को लेकर आपस में रस्साकशी का खेल जारी है। बीजेपी समर्थित जिला परिषद अध्यक्ष को पदच्युत करने के प्रति जिला परिषद सदस्यों ने जिला बिलासपुर को उपायुक्त आदिब हुसैन सादिक को ज्ञापन सौंपकर मांग उठाई। जिला परिषद सदस्यों को उपायुक्त ने असंवैधानिक नियमों के आधार पर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। गौरतलब है कि 1.5 महीना पहले जिला परिषद अध्यक्ष कुमारी मुस्कान को उपाध्यक्ष प्रेम सिंह ने अपने पदों से इस्तीफे दिए थे, लेकिन 1 महीने का समय बीत जाने से 1 दिन पहले ही दोनों जनप्रतिनिधियों ने अपने इस्तीफे वापस ले लिए थे। जो हम आज सभी इकट्ठे हुए हैं 10 पार्षद, उसमें 6 पार्षद जो हैं वो 5 जो है वो कांग्रेस पार्टी के हैं और 5 जो है वो भारतीय जनता पार्टी के हैं। हमारा आज अविश्वास प्रस्ताव देने का ये तात्पर्य है कि कुछ दिनों से जो जिला परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो थे वो सुचारू रूप से जिला परिषद की जो एक प्रणाली थी काम करने की, उसमें वो सक्षम नहीं पाए गए। और सब ने मिलकर के एक ज्वाइंटली जो है वो हमने एक फैसला लिया है कि हमने जिला परिषद को चलाना है, विकास कार्यों को जो है वो हमने एक गति प्रदान करनी है और जिला परिषद में एक जो जितना भी शिथिलता पड़ी है उसको आगे लेकर के इस गाड़ी को जो है गेयर अप करना है ताकि जिला बिलासपुर का विकास हो
और हर पार्षद को जो है वो इसमें जो है वो काम करने का एक नैतिक तौर पर और जिम्मेदारी तौर पर जो है वो मौका मिलना चाहिए। और ये जो हम 10 हैं, इन्होंने एक फैसला किया है कि हम जो हमारे दूसरे पार्षद हैं, बीजेपी के पार्षद हैं, मान सिंह जी हैं, शैलजा जी हैं, बेलीराम टैगोर जी हैं, अपने मदन लाल जी हैं, और ये जो 5 हैं, इन्होंने भी कहा है कि हम अपनी तरफ से जो आप कांग्रेस के कैंडिडेट बनेंगे उनका हम समर्थन करेंगे, और एक अच्छी मतलब एक जिला परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को जो आपको मान्य होंगे उनके लिए हम अपनी वोटिंग करेंगे, अपना समर्थन देंगे, और इस जिला परिषद को है हम एक गेयर अप करेंगे। इसीलिए जो है आज हमने अविश्वास प्रस्ताव दिया है। थैंक यू, धन्यवाद। ये जो विश्वास पत्र आज दिया गया है, ये जो हमारे जिला परिषद जिला बिलासपुर के अध्यक्ष उपाध्यक्ष जो हैं, इनकी कार्यशैली से हम सेटिस्फाई नहीं है। इनका एक बार पहले भी हमने विश्वास पत्र दिया था, जिसको चलते जब इसकी सीमा अवधि सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक 1 महीने की होनी थी, उससे 1 दिन पहले उन्होंने वापस ले ली। लेकिन इनका रवैया जो है ठीक है नहीं चलता रहा, तो इसके अकॉर्डिंग हमने फिर दूसरी बार विश्वास पत्र दिया है। अब जो सरकार या डी साहब करेंगे हम उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे, फिर देखेंगे क्या आगे बनता है। लेकिन ये जरूर मानना है कि इनको हम अपने पद से हटा के ही। आज गगरेट के विश्राम गृह में गगरेट के युवा विधायक चैतन्य शर्मा ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा, जो जिस विजन को लेकर अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं, अमूम है कि उसका लाभ गगरेट वासियों को मिलेगा। उन्होंने बताया कि वो जनता से सीधे तौर पर जुड़कर उनकी हर समस्याओं का निदान करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से अपने क्षेत्र में एथेनॉल प्लांट लगाने की मांग की थी, जिसे सीएम सुक्खू की अध्यक्षता में स्वीकार कर लिया गया है। विधायक चैतन्य शर्मा ने अपने विधानसभा क्षेत्र में एथेनॉल परियोजना के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया और कहा कि इससे गगरेट क्षेत्र के लोगों को लाभ होगा और परिवहन उद्योग के लिए भी ये परियोजना वरदान साबित होगी। मीडिया के माध्यम से गगरेट की जनता का और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री हमारे ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का धन्यवाद करना चाहूँगा। देखिए, पिछले बीते 1-1.5 साल से हमारे यहाँ पर जो HPCL के प्लांट के लिए जो लैंड एलोकेशन हुआ था, उसके बाद बहुत ज़्यादा चाहे एडमिनिस्ट्रेटिवली शासनिक स्तर पर बहुत ज़्यादा ढील पड़ी हुई थी। अब जो व्यवस्था परिवर्तन की जो हमारी सरकार आई है, पिछले 4-5 महीने में जो हमने दुरुस्ती करी है, उसको मद्देनजर रखते हुए 500 करोड़ की हमारी HPCL के द्वारा जो है वो हमारी इन्वेस्टमेंट जो है वो क्लियर हो चुकी है। अपने मुख्यमंत्री जी ने अपनी तरफ से भी 250 करोड़ का जो है इसमें इक्विटी शेयर पार्टिसिपेशन देने का भी जो है वादा कर दिया है। सो बहुत अच्छा प्रोग्रेसिव स्टेप है। ये सिर्फ हमारे क्षेत्र में जो है इंडस्ट्री को बढ़ावा नहीं देगा, एम्प्लॉयमेंट के नए साधन क्रिएट करेगा, डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जो है वो क्रिएट करेगा। और साथ में जो हमारे यहाँ पर जीतपुर बेड़िया का जो इंडस्ट्रियल एरिया है, जहाँ पर भी हम कह सकते हैं कि एक प्रकार से जो है अनऑर्गेनाइज तरीके से चीज़ें चल रही थी, वहाँ पर रोड का एक्सेस नहीं था, तो और भी एरिया का जो है क्षेत्र का जो है विस्तारीकरण किया जाएगा, उसका बेटरमेंट किया जाएगा। तो मैं हमारे प्रदेश सरकार के जो हमारे मुखिया हैं श्री ठाकुर सुखविंदर सुक्खू जी, हमारे मुख्यमंत्री जी, उनका धन्यवाद करता हूँ। HPCL के हमारे ऑफिशियल्स का उनका भी धन्यवाद करता हूँ। और लोकल लेवल पे प्रशासनिक स्तर पे जितने भी हमारे इंडस्ट्रीज़ के ऑफिसर्स हैं, हमारे SDM, हमारे और भी जितने भी DC लेवल के ऑफिसर्स हैं, सबका धन्यवाद करता हूँ। और गगरेट की जनता का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने वहाँ पर जिन लोगों का जिनका लैंड भी, उन्होंने भी बहुत सहयोग करा, बहुत सारा। ऊना में स्ट्रॉबेरी की खेती से विवेक को एक अलग पहचान मिल रही है। केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा अनेकों योजनाएं संचालित की जा रही हैं। इन योजनाओं का लाभ लेकर बेरोजगार युवा आत्मनिर्भर होकर अपनी आर्थिकी को दृढ़ कर सकते हैं। जिला ऊना के गांव बदौली के रहने वाले किसान विवेक जोशी को अब गांव में एक नई पहचान मिली है। उन्होंने एक अलग हटकर स्ट्रॉबेरी की फसल की खेती करके नया मुकाम हासिल किया है, बल्कि अन्य किसानों बागवानों के लिए भी एक प्रेरणा का स्रोत बने हुए हैं। वर्तमान में वो स्ट्रॉबेरी की फसल की पैदावार 2 कनाल जमीन पर कर रहे हैं और तैयार स्ट्रॉबेरी को वो डिब्बे में पैक करके ऊना में बेचते हैं, जहां उन्हें अच्छे दाम मिल रहे हैं। मेरा ये 5 कनाल का फील्ड है, जिसमें मैंने ड्रिप इरिगेशन जो है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत जो है अप्लाई किया था, तो इसमें मैंने ड्रिप इरिगेशन लगा रखा है। और मेरा प्लांट टू प्लांट जो स्पेसिंग था वो 8 फुट है। इन बिटवीन दैट जिसे हम मिक्स क्रॉप कहते हैं, मैंने उसके बीच में जो स्पेस है उसमें स्ट्रॉबेरी लगाई है।
तो 5 कनाल में मैंने सिर्फ 2 कनाल में ही ऑलमोस्ट जो है मेरी स्ट्रॉबेरी लगी हुई है, जो कि प्लांट्स के बीच में है। इसमें अराउंड मेरे 3.5 से 4 हज़ार प्लांट्स लगे हुए हैं। और हम अगर प्रोडक्शन की बात करें तो स्ट्रॉबेरी इस एक प्लांट जो है अराउंड आपका 800 से 900 ग्राम, अराउंड 1 kg तक मान के चलो आप कि इतना एक टोटल इंटायर सीजन में, क्योंकि हम इसको सितंबर में लगाते हैं, सितंबर में लगा के ये अक्टूबर एंड में फ्रूटिंग शुरू कर देता है। तो अक्टूबर से लेके ये आपका मई एंड तक आपको फ्रूटिंग देगा। तो ये 1 kg पर प्लांट जो है इसका आपको मिलने की पूरी जो है मिनिमम 1 kg आपको मिल सकता है। और अगर हम कॉस्ट की बात करें तो पर बॉक्स मेरा जो है हमने कॉस्ट रखा है 6 to 70 ये प्राइस है हमारा। तो इसके लिए हमने उन्ना में एक अपना आउटलेट भी खोला है, और जिसे हम नेचुरल पैराडाइज के नाम से, ये विशाल मेगा मार्ट है, उसके जस्ट पार्किंग साथ में पार्किंग है, कृषि भवन के अपोजिट साइड पार्किंग, वहाँ हमने इसका आउटलेट खोला है। तो वहाँ हम अपने जो है ये स्ट्रॉबेरीज के बॉक्सेस हम भेजते हैं। तो वहाँ से आप ये जो है प्योर ऑर्गेनिक नेचुरली जो ग्रोन स्ट्रॉबेरीज है वहाँ से ले भी सकते हैं। दूसरा ये है कि इसमें आउटपुट की बात करें तो ये 4000 प्लांट में अगर हम मान के चलें तो 4000 kg तो नहीं मानेंगे, चलो 3000 kg तक भी अगर हमारी क्रॉप अगर देती है, फ्रूट आता है 3000 kg, तो पर केजी ये 300 रुपये kg मिनिमम पर, क्योंकि पर बॉक्स जो है अगर हम 70 रुपये मान के चलें तो 4 बॉक्स, एक बॉक्स 250 ग्राम का है, तो आपका 300 रुपये तक आ जाता है। तो 300 रुपये पर kg के हिसाब से ये बहुत अच्छी क्रॉप है और इसमें लागत बहुत कम है। खबरें हिमाचल की में मेरे साथ इतना ही। देश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ANB न्यूज़।